Good afternoon. How are you? Good afternoon, sir. Good afternoon, Harshita. How are you? Fine, sir. Tell me about you. I am also fine. Okay. Okay, so आज आपकी फर्स्ट क्लास है 12th की? Yes, sir. इसके पहले कुछ पढ़ा है? No, sir. कुछ भी नहीं पढ़ा? ब्लैंक? Yes, sir. अच्छा, 11th क्लास कैसा रहा आपका? Vacant. हाँ? Vacant. वैकेंट क्यों? क्लास नहीं करी, पढ़ाई नहीं करा? No, sir. क्यों बेटा, क्या हुआ? Actually 11th में मैं बिहार में थी और वहाँ हाँ। गांव में थी अपने, और वहाँ कोचिंग वगैरह नहीं थी। अच्छा, लॉकडाउन अच्छा। की वजह से मैं हाँ, अपने हाँ। होम टाउन को छोड़ के अपने गांव चली गई थी। अच्छा, बिहार में कहाँ से बिलोंग करते हो आप? बिहार में पटना सुने हो? मैं पटना से ही बिलोंग करता हूँ बेटा। पटना में कहाँ से बिलोंग करते हो? अच्छा, आप बिहार के हो? जी जी जी। वाओ। हाँ, तो आप आप पटना कहाँ, में कहाँ मतलब से? पटना के हो आप? जी जी, पटना से ही हूँ मैं। लालगंज सुना है आपने? लालगंज सुना है, बिल्कुल सुना है। हाँ जी, तो मैं वहीं से हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर। जैसे बिहार के बच्चे मेहनती होते हैं। सो आई होप कि आप भी मेहनत करोगे। हाँ यस सर। हाँ। और तो 11th में कहीं ऑनलाइन क्लास भी, कहीं कुछ भी नहीं करा? नो सर, एक्चुअली उस टाइम मुझे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में इतना पता नहीं था। और अच्छा। अभी कसक से पता चला थोड़े टाइम पहले, तो उसने बोला हम्म। कर लेते हैं ऑनलाइन क्लास। अच्छा, गुड, वेरी गुड। ओके, तो 10th आपने लास्ट ईयर करा था, राइट? 10th करा था आपने यस सर। 2020 में, है ना? 20 में। यस सर। 20 में कितने मार्क्स, कितने परसेंट मार्क्स 2020 में? वैसे मार्क्स अच्छे आए थे ज्यादातर बच्चों के। यस सर, 81%। गुड। साइंस में कितने मार्क्स आए बेटा? 76 आई थिंक। 76। तो आपका पीसीएम है, पीसीबी है? पीसीएम। पीसीएम है। ओके ओके, गुड 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 गुड। तो 11th क्लास आपने बिल्कुल ब्लैंक किया है, तो आपको तो बेटा थोड़ी प्रॉब्लम होगी। यस सर। इसलिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैकेनिक्स जो क्लास 11th में पढ़ना था वो 12th में एग्जैक्टली वैसे ही नहीं है, बट कैलकुलेशंस जो है फोर्सेस के और बाकी चीज़ों के, वो ऐसा ही कुछ 12th में भी मिलने वाले। चैप्टर्स अलग हैं। अगर आप देखो तो क्लास 11th में क्या पढ़ना है आपको? काइनेमेटिक्स पढ़ना है ना? या फिर Yes, ओवरऑल sir. देखो तो पूरा मैकेनिक्स पढ़ना है ना, जिसमें Yes, आपका sir. चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 तो यूनिट्स एंड डायमेंशन उसको छोड़ दो, तो चैप्टर 2 से मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ये सारे चैप्टर्स मैकेनिक्स के हैं, जिसको दो सेक्शन में बांटते हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। Yes, sir. वर्क एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है? Something vector. हाँ, वेक्टर तो आपके सेकंड चैप्टर में ही है, मोशन इन अ प्लेन में। Yes, sir. ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने थे, और वहाँ पे जो फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, फोर्सेस कैलकुलेट किए थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। नेचर ऑफ फोर्स अलग है, बट स्टिल कैलकुलेशन तो फोर्स का ही है, ठीक है? तो Yes, बट sir. एनीवेज हम ट्राई करेंगे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें रिकॉल भी हो जाए और यहाँ वाला भी पक्का हो जाए, है ना? मैं भी ट्राई करूंगी पूरा हाँ, अपना बेस्ट आपको देने। गुड गुड गुड, दैट शुड बी द डेडिकेशन। यही डेडिकेशन होना चाहिए, यही पैशन होना चाहिए, ताकि हम Yes, दोनों sir. मिलके एकदम धमाल कर देंगे। चलो। Yes. हाँ, स्टैंजन आ गए आप? Yes. ओके, सो लेट मी स्टार्ट। देखो, सबसे पहले तो आपको सिलेबस के बारे में जरा बता दें, सिलेबस क्या है, कितना है, कैसे पढ़ना है हम लोग। स्टैंजन, यस सर। स्टैंजन, हाँ, एम आई ऑडिबल? स्टैंजन, आप भी पहली क्लास में नहीं थे ना? नहीं थे सर। नहीं थे सर, ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्लास की क्लास दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर, तो पहले वाला हाँ सर। हाँ, एकदम फर्स्ट, एकदम वेरी फर्स्ट। ठीक है सर। ठीक है, देखो 12th क्लास का जो सिलेबस है बेटा, ठीक है, इसमें 4 मेजर सेक्शन है, ठीक है?
ओके Yes. पहला है आपका बेटा इलेक्ट्रो, एक मिनट, पहला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द फर्स्ट सेक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। द सेकंड वन इज ऑप्टिक्स। कितने कितने चैप्टर्स किसमें है बताऊंगा, ठीक है। जो थर्ड वन है ये है मॉडर्न फिजिक्स, और जो फोर्थ है वो है सेमीकंडक्टर। डिवाइसेस एंड सर्किट्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड सर्किट्स, ठीक। ये 4 मेजर सेक्शन है आपके क्लास 12th में, ठीक है। जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके 2 ब्रांच बनेंगे फर्दर। द फर्स्ट ब्रांच इज electrostatics and the second is electrodynamics। ये सब चैप्टर के आपके नाम नहीं है, ये ऐसा नहीं कि बुक में ढूंढ लिखना से ये चैप्टर का नाम का, ये चैप्टर के नाम नहीं है, ये सेक्शन ऑफ फिजिक्स है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है क्लास 12 का, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके 2 चैप्टर्स मिलेंगे फिर। पहला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है बच्चे। और ये जो दोनों चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों सेगमेंट चार्जेस एट रेस्ट की कहानी है। यानी कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है ये दोनों के दोनों चार्जेस एट रेस्ट की कहानी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो सेकंड सेक्शन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसमें भी चार्जेस हैं बट वो रेस्ट पे नहीं होते, या तो यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं या फिर एक्सेलरेटेड होते, वो बताएंगे आगे, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा सेगमेंट है विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में भी चार्जेस एट रेस्ट ही डिस्कस करना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में भी चार्जेस एट रेस्ट ही डिस्कस करना है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टोटल 9 मार्क का आएगा एग्जाम में, 9 नंबर, ठीक है। बोर्ड में आएगा 9 नंबर का सवाल। इसके बाद है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो सेकंड सेक्शन है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 1, और ये है आपका चैप्टर नंबर 2, ठीक। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कई सारे चैप्टर्स बनेंगे। जो पहला चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक काम करता हूं मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, पहला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो तीसरा है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो चौथा है वो है EMI, जो पांचवा है वो है AC, ठीक है। ये सभी के सभी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। जिसमें
करंट इलेक्ट्रिसिटी से 7 नंबर आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 6 नंबर का आएगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर 4 2 6, मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये दोनों मिला के है 6 नंबर, ठीक है, 6 मार्क, ठीक है। EMI एंड AC, ये दोनों मिला के 11 नंबर, ठीक है, बोर्ड में। अब आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में भी 5 चैप्टर है, 4-5 चैप्टर है, हाँ मॉडर्न फिजिक्स में भी। पहला है आपका EM वेव, दूसरा है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। इसके बाद है एटम, इसके बाद है न्यूक्लियाई, ठीक है। EM वेव से 4 नंबर का सवाल आएगा, 4 नंबर, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एट से आएगा 4 नंबर, एटम और न्यूक्लियस से भी 4 नंबर, ठीक है। इसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड सर्किट, इससे आता टोटल 7 नंबर का सवाल। ये हो गया आपका 100 नंबर पूरा फिजिक्स, जो हम लोग पूरे 1 साल आज से लेकर के आने वाले सिलेबस एंड तक हम लोग ये पूरा यही पढ़ने वाले हैं। अब तुम देखो अगर गौर से तो तुमको क्या देखने में समझ में आता है कि सर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ना, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, देखो है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टोटल कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर हो गए, 7 चैप्टर्स। और ये 7 चैप्टर्स काफी बड़े हैं, छोटे नहीं है, काफी बड़े चैप्टर्स हैं। मॉडर्न फिजिक्स में भी 4 चैप्टर्स हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बड़े नहीं है, ठीक है। अच्छा ऑप्टिक्स तो मैंने छोड़ ही दिया, सॉरी, बीच में ऑप्टिक्स निकल गया, मुझे पता ही नहीं, दिखा ही नहीं। अच्छा ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर मिलेंगे आपको पढ़ने को। पहला होगा आपका रे ऑप्टिक्स और दूसरा होगा आपका वेव ऑप्टिक्स। 2 चैप्टर हैं ऑप्टिक्स में, रे एंड वेव, ठीक है। और ये आएगा टोटल 13 मार्क्स का, 14 मार्क्स का, ये 14 मार्क्स का आएगा। वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स 14 मार्क्स का, ठीक है। ये है आपका पूरा 12th क्लास का सिलेबस। तो जो सबसे बड़ा चैप्टर है बेटा, सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसके बाद है आपका ऑप्टिक्स, फिर है मॉडर्न फिजिक्स। क्योंकि देखो मॉडर्न फिजिक्स में 4 चैप्टर से ऑप्टिक्स में 2 ही है, लेकिन ऑप्टिक्स के दोनों चैप्टर बड़े हैं, मॉडर्न के चारों चैप्टर छोटे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा सेगमेंट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको पढ़ेंगे सबसे ज्यादा दिनों तक, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं और सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी का है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है पूरा का पूरा, समझ में आया? यस। कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ पूछना है तो पूछ लो। टोटल 100 नंबर हो गया, वो काउंट कर लो। चलो तो सिलेबस समझने के बाद हमको दिख रहा है कि जो सबसे फर्स्ट सेगमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, फर्स्ट सेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। यही आपका फर्स्ट चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। Chapter 1 electric charges and field. Electric charges and field. ठीक है बेटा? यस। ओके। देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की कहानी शुरू होती है सबसे फर्स्ट टॉपिक चार्ज से, क्योंकि हमें
चैप्टर के नाम ही दिख रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब ये है कि हमें चार्ज से शुरुआत करनी है, हमें चार्ज की ही पढ़ाई करनी है। ओके, चार्ज क्या होता है ये सब पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, फिर 10th में भी पढ़ा होगा, फिर आज 12th में पढ़ने जा रहे हो। तो स्टार्टिंग के पोर्शन पूरा इंट्रोडक्टरी, हम चाहे तो कूलम्स लॉ से स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको शायद समझ ना आए तब बेटर है कि हम चार्ज से शुरू कर दें। ठीक है, चार्ज क्या है आपने पढ़ा होगा। एग्जैक्टली, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। एग्जैक्टली। सबसे पहली बात सोच के देखो कि कोई भी मैटर जो आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में है वो किस चीज से बना है? एटम से बना है। और एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स आर सपोज्ड टू बी द चार्ज्ड पार्टिकल्स। इसीलिए हम कहते हैं कि एनी मैटर विच इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ चार्जेस। सो किसी मैटर को, एक मैटर है, एक मान लो स्टोन है, पत्थर, इसको तोड़ा, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, उसको और तोड़ा, एटम बन गया, और तोड़ा, इलेक्ट्रॉन बन गया, प्रोटॉन बन गया, न्यूट्रॉन बन गया। यानी किसी भी चीज को तोड़ के सबसे आखिरी चीज क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज मिलेगा। यानी कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जिसके सबसे छोटा हिस्सा क्या बनेगा? चार्ज बनेगा। यानी कि हर दुनिया के हर बॉडी में चार्ज मौजूद है। क्या हमारे बॉडी में चार्ज है? यस, हमारे बॉडी में भी चार्ज है। हमें पता है कि हमारे जो सेल्स हैं वो भी एटम से बने हैं, और उन एटम्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, यानी कि हम भी चार्ज से ही बने हैं। सो एवरीथिंग इन द होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ चार्जेस। सो वी कैन से दैट charge is the intrinsic property. It is the intrinsic property of any matter. Intrinsic का मतलब क्या होता है? Internal property. It is the intrinsic property of any matter. Intrinsic property of any matter. Charge is the intrinsic property of any matter. जिस तरीके से आपका मास, मास तो आप जानते हो कि मास क्या होता है। तो जिस तरीके से मास हर बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज भी हर बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। आपको पता है ना बेटा कि दुनिया में कोई भी ऐसी बॉडी या कोई भी ऐसा मैटर हो सकता है जिसके पास मास नहीं हो? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि मैटर का डेफिनेशन ही यही है कि मैटर is anything that is having a space, that occupy a space and have mass. तो कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास होगा, जो जिसका कुछ ना कुछ मास है, डेफिनेटली वो मैटर होगा। ठीक है, या हर मैटर का सिंपल है मास होता है। तो जिस तरीके से मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। yes. जिस तरीके से मास हर बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज भी हर बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा? Like mass is also the intrinsic property of any matter. जिस तरीके से मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हर मैटर का है, उसी तरीके से चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है हर मैटर का। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर मैं एक बात लिखूं, एक लाइन लिखूं कि दैट चार्ज always comes with mass, कि किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज आएगा तो डेफिनेटली मास भी आएगा। सिंपल है, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। उन सबके मासेस होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं बट होते हैं। सो वेयरएवर अ बॉडी गेट चार्ज, उसके पास मास है। सिंपल। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास मास उसके पास चार्ज भी हो, बट ये जरूरी तय बात जरूर है कि जिसके पास चार्ज है उसके पास मास जरूर होगा। कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज की यूनिट
कूलम कूलम होती है, जिसको C से डेनोट करते हैं। yes ठीक है, हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज है हर्षिता? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है सर। हाँ, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये जो चार्ज की कहानी है ना, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि चार्ज का जिक्र सबसे पहले नियरली इन 600 BC 600 BC में चार्ज का जिक्र हुआ था इन ग्रीक स्क्रिप्चर। ठीक है, नियरली इन 600 BC, जहाँ पे बहुत सारी कहानियां आती किताबों के अंदर कि लोगों ने एक प्लास्टिक रॉड को फेदर से रब किया या ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, तो मालूम पड़ा कि ग्लास रॉड प्लास्टिक रॉड चार्ज हो गया। उनकी प्रॉपर्टी बदल गई, ग्लास रॉड दूसरे ग्लास रॉड को रिपेल करने लगा, प्लास्टिक रॉड दूसरे प्लास्टिक रॉड को रिपेल करने लगा। तो इस तरीके से नई प्रॉपर्टीज बॉडी में आ जाती हैं और लोगों ने बोला कि दैट इज कॉल्ड एज चार्ज। तो ये कहानी बहुत पुरानी है, किताबों में अनेक तरह की कहानियां मिलेंगी आपको। ठीक है, उन कहानियों में हमें फिलहाल अभी नहीं जाना है, हम अपने ऊपर फोकस रखते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो चार्जेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। चार्जेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे लेट मी राइट, properties of a charge। ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है दैट इज चार्जेस आर कंजर्व्ड। चार्जेस आर कंजर्व्ड पढ़ा था ना, एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व पढ़ा था, मास कंजर्व, वैसे ही चार्जेस भी कंजर्व होते हैं। क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बॉडी है या कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में कई सारे चार्ज पार्टिकल रखे हुए। लेट अस सपोज पहला चार्ज पार्टिकल है -2 कूलम का, दूसरा है -8 कूलम +8 कूलम का, तीसरा है -7 कूलम का। ये 3 चार्ज बॉडीज एक सिस्टम में रखे हुए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि एक कमरे में, एक रूम में 4 लोग बैठे हैं। ठीक, किसी के पास 100 रुपए हैं, किसी के पास 200 रुपए हैं, किसी के पास 300 रुपए हैं। टोटल पैसे कितने हो गए? 100, 200, 300, 600 रुपए हो गए, है ना? ठीक है, अब क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद आपस में पैसे इंटरचेंज कर लिए। जिसके पास 100 थे उसको लोग दोनों ने 100 दे दिए, तो उसके पास 300 हो गए। ठीक है, जिसके पास 200 था उसके पास 100 हो गए, जिसके पास 300 था उसके पास 200 हो गया। ठीक है, लेकिन बाहरी व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति रूम से बाहर है, उस इंसान के लिए टोटल मनी इन द रूम स्टिल सेम है या अलग अलग है? स्टिल सेम है। कमरे में 4 लोग बैठे हैं, टोटल मनी 600 था, आपस में इंटरचेंज किया, तो बाहरी व्यक्ति के लिए टोटल मनी अभी भी 600 ही है ना? इन द रूम। बस इसको ऐसे समझ लो कि तुम्हारे कपड़ों में 4-5 पॉकेट्स हैं, है ना? 4-5 पॉकेट्स में तुमने कुछ पैसे रखे हुए हैं। ठीक, अब तो तुमने क्या किया, थोड़ी देर के बाद तुमने कुछ पैसे इंटरचेंज किए, ऊपर वाले पॉकेट से निकाल के नीचे वाले पॉकेट में डालिए, नीचे वाले पॉकेट से ऊपर वाले पॉकेट में डालिए, इंटरचेंज कर लिया, बट स्टिल टोटल मनी यू हैव रिमेन द सेम ना? यस, एग्जैक्टली। तो अगर एक सिस्टम में 3 चार्ज बॉडीज रखी हैं, तीनों के पास अलग अलग भिन्न अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं। ठीक है, in any situation what we did कि we just changes the charge, हमने अंदर चार्जेस के कुछ वैल्यू को चेंज कर दिया। लेट अस सपोज -2 को मैंने +7 बना दिया, +8 कूलम के चार्ज को -3 कूलम का चार्ज बना दिया, तो थर्ड चार्ज की वैल्यू क्या होगी ये निकाला जा सकता है ना? क्योंकि हमें पता है कि टोटल चार्ज ऑफ
एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि अगर ये बॉडी ए था तो इस बॉडी का टोटल चार्ज विल रिमेन ऑलवेज सेम। ठीक है, यानी कि -2 कूलम का चार्ज +8 कूलम का चार्ज -7 कूलम का चार्ज, इन तीनों का सम जो है वो 7 कूलम -3 कूलम और +q के बराबर होगा। बात समझ रहे हो मेरी? बोलिए हर्षिता एंड स्टेंजन। यस सर। यस सर। हर्षिता समझ रही है बात या नहीं? यस सर। पक्की बात है? यस सर। ओके, तो -2 + 8 is +6 and -7 +6 -7 is -1 कूलम। -1 कूलम। हाँ, 7 - 3 कितना होगा बेटा? 4 कूलम +q। 4 कूलम तो +q। q की वैल्यू क्या होगी? 4 कूलम + 1 कूलम 5 कूलम। 5 कूलम। 5 कूलम। समझ आया? यस सर। हाँ, तो क्या लिखेंगे? चार्जेस आर कंजर्व्ड का मतलब है कि टोटल चार्ज of any isolated system System in constant is constant। ठीक है बेटा? यस सर। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर। जो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है वो ये है कि दैट चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नहीं चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हो, नहीं चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बट कैन बी ट्रांसफर्ड। चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी, बट कैन बी ट्रांसफर्ड one body to another. From one body to another body. Exactly, from one to another body. क्लियर है बच्चे? तीनों बच्चों को क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी वेरी गुड। जो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है कि दैट द लाइक चार्जेस repel each other। बहुत बढ़िया बेटा। repel each other and unlike charges attract each other। unlike charges attract each other। ठीक है, like charges repel each other and unlike charges attract each other। कोई दिक्कत? नो। अच्छा, मेरे पास मान लो फॉर एग्जांपल एक A+ चार्ज है और दूसरा B+ चार्ज है, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? रिपल्शन। रिपल्शन होगा। दे विल रिपेल ईच अदर। लेट अस सपोज मेरे पास एक P- चार्ज है और Q+ चार्ज है, इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन या अट्रैक्शन? हर्षिता? अट्रैक्शन। डेफिनेटली दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। They will attract each other। ठीक है बेटा? ओके। ओके, 3 हो गए। फोर्थ प्रॉपर्टी, that the charges are quantized। फोर्थ प्रॉपर्टी से देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है बेटा कि चार्जेस की क्वांटिटी बताई जा सकती है। अगर मैं कहता हूं कि किसी बॉडी, कोई बॉडी चार्ज है, लेट अस सपोज इफ आई से दैट माय पेन इज चार्ज्ड, दिस इज माय पेन एंड माय पेन इज चार्ज्ड। इफ आई से दैट माय पेन इज चार्ज्ड, सो डेफिनेटली a genuine question can be asked that how much charge contained on this pen। यानी किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना है ये बताया जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे? हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला है। हमने फॉर्मूला कैसे बनाया सर? हमने फॉर्मूला बड़े अच्छे तरीके से बनाया। देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्वांटिफाई। क्वांटिफाई मतलब मींस चार्ज की क्वांटिटी बताना, चार्ज की क्वांटिटी बताना। टू गिव क्वांटिटी, टू गिव क्वांटिटी।
ठीक है बेटा, स्टैंजन या तो माइक ऑफ कर लो या Yes, तो sir. फिर वो हाँ पेपर मत पलटो, ठीक है। नहीं सर। हाँ ठीक है, ओके, अच्छा नहीं ऑर्डर ओके। सो ये क्वांटाइजेशन मतलब, अब सुनो मेरी बात, कोई भी बॉडी चार्ज कब होता है? देखो बच्चे कि कोई भी बॉडी चार्ज कब होगा, इसकी कहानी क्या है। देखो ये न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के बाहर शेल्स बने होते हैं, उन शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 4 2 6 और 2 8 और एक थर्ड शेल का बना, ठीक है। चलिए ठीक है। अब सुनो मेरी बात को बच्चों, कि हमें पता है कि जब भी दो बॉडीज को हम रब करते हैं तो बॉडी चार्ज हो जाती है ना। आपने ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, ये क्लास 8th में भी देखा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा कि दो बॉडी को रब करने से बॉडी चार्ज हो जाती है। बॉडी चार्ज क्यों होती है, ये सवाल है। बॉडीज को जब हम रब करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है बेटा कि बॉडीज कांटेक्ट में जब आती हैं तो बॉडी के सरफेस के जो एटम्स है ना, वो एटम्स कांटेक्ट में आते हैं। जब भी दो बॉडी को हम कांटेक्ट में लाते हैं तो सरफेस के एटम्स कांटेक्ट में आते हैं, और एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये कि और डीपर जाओगे तो एटम्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों बॉडी के सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कांटेक्ट में आते होंगे, ऐसे ही होता होगा ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रॉन्स कांटेक्ट में आते हैं। अब दो बॉडीज जब कांटेक्ट में आएंगी तो सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है असल में वो कांटेक्ट में आया। अब जब दोनों बॉडीज को आप रब करोगे, पहले आपने टच कराया, फिर अब रबिंग शुरू करोगे। जब रब करोगे तो क्या होगा? रब करने से ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे से घिसेंगे, उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा। क्या होगा? तो ये होगा, उससे ये होगा कि जो जिस इलेक्ट्रॉन का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे को बच्चों, आप लोग क्लास 12th में है, कि हर बॉडी की स्ट्रेंथ बराबर है क्या? नो सर। आयरन का एल्यूमिनियम का स्ट्रेंथ बराबर है, या आयरन का स्टील का स्ट्रेंथ बराबर है, या आयरन का वुड का स्ट्रेंथ बराबर है? नहीं। ये किस बेसिस पे डिफरेंसेस होते हैं स्ट्रेंथ का? इनका बेसिस ये है कि उनके एटम्स कितने टाइटली पैक्ड हैं, और उन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्ट्रेंथ, यानी कि उनका जो न्यूक्लियस के साथ एक बॉन्डिंग है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रांगली बॉन्डेड, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर वीकली बॉन्डेड है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, तो अब इन दोनों बॉडीज में से किसी एक की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसी एक की स्ट्रेंथ डेफिनेटली कम होगी। जैसे मान लो आपने ग्लास के ऊपर सिल्क रब किया, ठीक है, या प्लास्टिक के ऊपर फेदर या फर रब किया, तो किसी एक की स्ट्रेंथ ज्यादा, किसी एक की स्ट्रेंथ कम होगी डेफिनेटली, है ना? ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक वीक इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आएगा और दोनों एक दूसरे को घिसेंगे, तो जो वीक वाला होगा उसको स्ट्रॉन्ग वाला उसके सरफेस से निकाल लेगा, ये हो जाएगा। यानी कि ये वीक था और ये स्ट्रॉन्ग एटम है, तो स्ट्रॉन्ग वाला वीक को निकाल लेगा उसके सरफेस से। ये होगा डीपर लेवल पे जाके सोचोगे, और जाके सोचा गया, रिसर्च किया गया, तो ये मालूम पड़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो वीकली बॉन्डेड थे वो स्ट्रॉन्ग वाले के फ्रिक्शन की वजह से अपना सरफेस छोड़ के निकल जाते हैं। कुछ यूं समझो कि एक कमजोर आदमी है और एक मजबूत आदमी है, तो कमजोर आदमी की इन्फ्लुएंस कम होती है, मजबूत की इन्फ्लुएंस ज्यादा होती है। जब दोनों में आपस में बहस होगी तो मजबूत वाला ही जीतेगा, चाहे वो भले ही लॉजिकल हो, बट जीतेगा वही, क्योंकि उसकी इन्फ्लुएंस ज्यादा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। फिजिकली
जो मजबूत इंसान है वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो जीतेगा, वही हर मुकाबला वही जीतेगा जो स्ट्रांग होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो स्ट्रांग एटम इलेक्ट्रॉन था स्ट्रांगली बॉन्डेड, वो वीकली को उसके सरफेस से निकाल लेता है, और इस प्रोसेस से ये हुआ कि इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में हो गया। तो कहेंगे कि दोनों बॉडी चार्ज हो गया। तो अगर मैं पूछूं कि बॉडी चार्ज कैसे हुआ, तो क्या बोलोगे कि सर जब भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना बॉडी चार्ज हो जाएगी। सिंपल, हर बॉडी चार्ज पार्टिकल से बना है, लेकिन क्योंकि हर बॉडी के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए बॉडी को न्यूट्रल कहते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो कहेंगे बॉडी चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बोलेंगे बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बोलेंगे बॉडी नेगेटिव चार्ज हुआ। नहीं आया समझ? नहीं आया? नहीं आया समझ? नहीं आया? हाँ, ये है ना बात। अच्छा बोलो बेटा, एक न्यूट्रल एटम है, क्या न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती? एटम न्यूट्रल का क्या मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर संख्या में है, और हमें पता भी होता है कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है। हर्षिता बोलो, हर एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है? यस सर। हाँ, हर एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है? नो सर, नहीं होती। होती है, होती है, होती है, होती है ना। जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ सोडियम एटम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है हर्षिता? 11। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हर्षिता? 281। हाँ, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। इसका मतलब यह है कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन भी 11, सोडियम में प्रोटॉन भी 11। यस सर, यस सर। तो सोडियम न्यूट्रल एटम था, उसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन, 11 ही प्रोटॉन, उतना ही एटॉमिक नंबर। यस सर, है ना बेटा। यानी कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए हर एटम चार्ज से तो बना है बट वो न्यूट्रल है। ठीक? यस। ठीक है। अब बॉडी चार्ज कब कहलाएगी? जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। तुम्हें पता है ना बेटा, केमिस्ट्री में आयन का फॉर्मेशन, कोई भी एटम आयन कब बनता है? जब या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। गेन करता है, यस। देखो अब मैं तुम्हें एक समझाता हूँ फ्लो चार्ट। देखो जो चार्ज का फॉर्मेशन होता है ना, इट इज सिमिलर एज द फॉर्मेशन ऑफ आयन। फॉर्मेशन ऑफ चार्ज इज सिमिलर एज द फॉर्मेशन ऑफ आयन। आयन का फॉर्मेशन जानते हो ना बेटा कैसे होता है? कैसे होता है सर आयन का फॉर्मेशन? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो बॉडी, कोई भी एटम आयन बनेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है वो दो तरीके से होगा, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा ना हर्षिता, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन सा आयन बनेगा हर्षिता? कौन सा आयन बनेगा हर्षिता? पॉजिटिव। पॉजिटिव, जिसको हम लोग कटायन कहते हैं। ठीक है बेटा। और हाँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा आयन बनेगा बच्चे? नेगेटिव आयन बनेगा। वेरी गुड। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनायन। अनायन, अनायन, कटायन, ऐसा लग रहा है कुछ काटने वाला नाम है, कटायन। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ चार्ज कैसे होगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ चार्ज भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होगा। और चार्ज का ट्रांसफर भी दो तरीके से होगा, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी कि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, या कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। चार्ज की भी दो टाइप है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो तुमसे कोई पूछेगा बॉडी चार्ज कब होती है, कैसे होती है, तुम क्या बोलोगे?
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर तुमसे फिर ये पूछ दे कि ट्रांसफर कैसे होगा, तो तुम्हें बोलना कि इसके कई सारे मेथड हैं, इसके कई सारे मेथड है। ट्रांसफर करने के मेथड कई सारे हैं, चाहे वो आप दो बॉडी को रब कर, हाँ, दो बॉडी को रब करके चार्जेस को ट्रांसफर कर दो, या कंडक्शन से कर दो, इंडक्शन से कर दो। मैं बताऊंगा भी आगे, कि ट्रांसफर करने के कौन कौन से मेथड है और कैसे करते हैं। बट इन शॉर्ट आपको यह समझ आ गया कि बॉडी चार्ज कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। ठीक है बच्चों, अभी समझ आ गया। तो देखो, जब हमने रब किया तो क्या हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन था, जो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था, वो वीकली वाले के सरफेस से उसको निकाल लेगा। ठीक है, यूं समझो कि एक मजबूत आदमी और एक कमजोर आदमी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, हैंड शेक कर रहे हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ खींच भी रहे हैं। कौन किसको खींच पाएगा हर्षिता? मजबूत वाले कमजोर वाले को। बस वैसा ही कुछ यहाँ पे है कि दो चीजों को रब कर रहे हैं, एक स्ट्रांग है एक वीक है, और जो स्ट्रांग होगा वो वीक वाले के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। बस ऐसा ही होगा, समझ लो। ठीक है, अच्छा, जिसके अब बताओ यहाँ से इस वाले बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बोलो। निकला तो पॉजिटिव होगा। निकला तो पॉजिटिव, वेरी गुड। तो ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और इस पे इलेक्ट्रॉन गया तो ये कौन सा चार्ज? वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस बॉडी के पास, इस बॉडी पे, लेफ्ट वाले बॉडी पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया। डेफिशिएंसी मतलब कि कमी। हाँ, और नेगेटिव चार्ज जो बॉडी हुआ, इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यस, समझ आ गया ना अभी बच्चों? यस। अब हम क्वांटाइजेशन पढ़ रहे थे। क्वांटाइजेशन क्या था? मैंने बोला कि क्वांटाइजेशन मतलब होता है कि बॉडी के ऊपर जो चार्जेस डेवलप हुए हैं, उस चार्ज की क्वांटिटी बताना। तो हमें पता है कि बॉडी चार्ज तब होती है जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, ये मालूम पड़ गया। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने के मेथड क्या होंगे, वो हम पढ़ेंगे सर आगे। अच्छा ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज लेकर जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो 2 के बराबर चार्ज लेकर जाएंगे, या 50 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो 50 के बराबर चार्ज लेकर जाएंगे। इसका मतलब यह है कि किसी बॉडी पे चार्ज कितना आएगा वो डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? बोलो, नहीं आया समझ? अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, मान लो फॉर एग्जांपल, तुम लोग एग्जांपल से समझते हो नहीं? अच्छा मान लो फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन में देता हूं, ठीक है। सिचुएशन ये है कि इंडिया में सारी करेंसीज खत्म हो गई, सिर्फ 100 रुपीज के नोट बाकी हैं। ठीक है, किसी सिचुएशन में मोदी जी आए और फिर से बोल दें कि आज से सारे नोट खत्म, 500 खत्म, 1000 खत्म, 2000 खत्म, और 50 भी, 20 भी, 10 भी। एक सिचुएशन ऐसा हो, हाइपोथेटिकल मैं मान रहा हूं ताकि तुम समझ पाओ। ठीक है, सारे नोट्स खत्म, सिक्के भी खत्म, सिर्फ 100 रुपये का नोट बाकी है। ठीक है, मैं अगर पूछूंगा बच्चे कि किसी के पास मुझे बताने हैं कि कितने पैसे हैं, तो तुम्हें क्या चीज चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन तुमको वापस चाहिए टोटल मनी निकालने के लिए? किसी, जैसे मान लो कोई इंसान यहाँ पे है, इसकी टोटल मनी मुझे बतानी है, इसके पास कितने पैसे हैं, कैसे बताओगे? हमें पता है कि पैसे अगर इसके पास हैं तो 100 रुपए के नोट के ही फॉर्म में होंगे डेफिनेटली, कोई और नोट तो है ही नहीं है ना? यस सर। हाँ, और मुझे क्या चाहिए होगा इसका टोटल मनी बताने के लिए? बोलो। नंबर ऑफ नोट्स ना? यस। अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि इसके पास 8 नोट हैं, कितने पैसे होंगे? 800। सिंपल। अगर मुझे पता चल गया इसके पास 23 नोट्स हैं, कितने पैसे होंगे? 2300। हाँ, यानी कि अगर जो अमाउंट
जिस अमाउंट में पैसे आने हैं अगर मुझे सिर्फ वो पता चल जाए और उसकी कितनी क्वांटिटी है सिर्फ और वो मालूम पड़ जाए तो हम टोटल मनी बता सकते हैं। Yes. अब कोई बॉडी चार्ज तब होता है या तो जब उससे इलेक्ट्रॉन निकले या जब उस पे इलेक्ट्रॉन आए, है ना? Yes. तो मुझे पता है कि चार्ज तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होगा, है ना? ठीक है, अब मैं पूछूं इसी बात पे कि बेटा टोटल चार्ज बताओ, तो क्या करोगे? तुम्हें क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुमको पता है कितना है? 1.6 into 10 की 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। माइनस 19 कूलम। तो तुम्हें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जाएंगे तभी बॉडी चार्ज होगी। तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है। Yes. तुम्हें और क्या पता होना चाहिए टोटल चार्ज बताने के लिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन तो आपको पहले से ही पता है, वो तो जैसे वैल्यू ऑफ ईच नोट, 100 रुपए का नोट आपको पहले से ही पता है कि सिर्फ 100 का नोट ही चलन में है, तो कितने नोट किसी के पास हैं खाली मुझे ये मालूम पड़ जाए तो टोटल पैसे उसके पास कितने हैं मैं ये बता सकता हूँ। Yes. क्या? इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल चार्ज Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को N से डिनोट करेंगे और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करेंगे। इसी को क्वांटाइजेशन कहते हैं। इसी को क्वांटाइजेशन कहते हैं। यानी किसी भी बॉडी पे चार्ज तब बताई जा सकती है जब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होंगे। ठीक है, number of electrons into charge on one electron will give you total charge on a body. Total charge on a body. ठीक है? Yes sir. अच्छा, मान लो बेटा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो चार्ज कितना आएगा? 1 ही। 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे चार्ज कितना आएगा? 2 ही। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो 10 ई। 10 ई की वैल्यू हमको पता ही है ना? Yes, अच्छा, sir. अगर इस तरीके से n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो n ई। सिंपल है ना? ये तो सिंपल है ना? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉडी चार्ज होगी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है मुझे पता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे मालूम पड़ जाए इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कर लेंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। बोलो हर्षिता, क्लियर है? नहीं है? झूठ नहीं बोलने का, झूठ नहीं बोलना। क्लियर है? यस सर। हाँ, क्या लिखेंगे डेफिनेशन? इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल Basic unit of charge. हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसी को हम क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, Q बराबर N into E। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर सिर्फ 100 रुपए का नोट ही चलन में है तो किसी व्यक्ति के पास 350 रुपीज हो सकते हैं क्या? बोलो। नो सर, 300 हो सकते हैं। हाँ, 350 नहीं हो सकता ना? नो सर। क्यों नहीं हो सकता? 50 का नोट तो है ही नहीं। नहीं, तो मतलब कैसे बताया आपने 350 रुपीज क्यों नहीं हो सकता? आपने इसको 100 से डिवाइड किया होगा। यस सर। तो जब 350, जैसे माना टोटल मनी अगर किसी के पास 350 है 100 इंटू n, तो जब n निकालेंगे तो ये आएगा 3.5, यानी कि नंबर ऑफ नोट तो 3.5 तो हो ही नहीं सकता ना? नो सर। नंबर ऑफ नोट कभी 3.5 हो सकता है क्या? जैसे 100 रुपए का नोट आधा फाड़ दो तो 100 का नोट आधा फाड़ोगे तो 50-50 नहीं हो गया, वो बेकार हो गया अभी ना? यस सर। हर्षिता, किसी के पास बोलो 490 हो सकता है? नो सर। नो सर, क्योंकि 4.9 का नंबर ऑफ नोट। अच्छा, किसी के पास 400 हो सकता है क्या? यस सर। क्योंकि नंबर ऑफ नोट इस केस में 4 आएगा। यस। यानी कि किसी के पास कितने पैसे हो सकते हैं वो आपने कैसे गेस किया? नंबर ऑफ नोट। नंबर ऑफ नोट्स। हाँ, क्योंकि सिर्फ 100 रुपए का नोट ही चलन में है, सिर्फ 100 रुपए का नोट ही चलन में है, वैलिड है, तो आप उस बेसिस पे
बता सकते हो कि कितना पैसा किसी के पास पॉसिबल है, कितना पैसा पॉसिबल नहीं है। हर अमाउंट पॉसिबल नहीं है, 350 पॉसिबल नहीं है, 490 पॉसिबल नहीं है, यानी कि हर अमाउंट पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आया, कोई बॉडी चार्ज हुआ, तो उसके ऊपर कितना चार्ज आया या कितना चार्ज है ये भी आप बता सकते हो Q बराबर NE से। और साथ ही साथ हर अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल भी नहीं है। कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो हमेशा नंबर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही तो होगा। यस ना, जिस तरीके से हर अमाउंट पॉसिबल नहीं था, 350 पॉसिबल नहीं था, 490 पॉसिबल नहीं था, 210 पॉसिबल नहीं है, 400 पॉसिबल है क्योंकि 400 100 का मल्टीपल है, 500 पॉसिबल है क्योंकि 500 100 का मल्टीपल है, 19,000 पॉसिबल है क्योंकि 19,000 100 का मल्टीपल है। जो 100 का मल्टीपल होगा वही पॉसिबल होगा। वैसे ही Q बराबर Ne में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू का होगा, यानी कि इंटीजर होगा। हर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि फ्रैक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होगा। इंटीजर क्या होता है बेटा? इंटीजर का मतलब है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को इंटीजर कहते हैं। डेसिमल, फ्रैक्शन ये सब इंटीजर नहीं होता है ना। यस सर। अच्छा, तो अगर मैं पूछूं तुमसे, जैसे मैं सवाल पूछूं, कैन अ बॉडी हैव 8 into 10 to the power minus 9 18 coulomb. Number 2, 3.2 into 10 to the power minus 17 coulomb. Number 3, 2.4 into 10 to the power minus 19 coulomb. Number 4, 6.4 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो सवाल ये है कि क्या किसी बॉडी के ऊपर इतने चार्जेस हो सकते हैं क्या? जिस तरीके से मैंने पूछा कि क्या किसी आदमी के पास 350 हो सकता है, आपने बोला नो। किसी के पास 490 हो सकता है, आपने बोला नो। किसी के पास 400 हो सकता है, आपने बोला यस। कैसे बताया? आपने नंबर ऑफ नोट निकाले। अगर नंबर ऑफ नोट एक इंटीजर नंबर आया मतलब कि वो पॉसिबल है। नंबर ऑफ नोट अगर फ्रैक्शन या डेसिमल में आया तो पॉसिबल नहीं है। वैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के चेक कर लेंगे। अगर n इंटीजर आया तो यस पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है ना। Q बराबर n इंटू ई, तो n क्या होगा? Q अपॉन ई। Q की वैल्यू है यहाँ पे, ये जो है वैल्यू ये Q की है, मीन्स 8 into 10 to the power minus 18 ये Q की वैल्यू है, अपॉन E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 into 10 to the power minus 19। ठीक है हर्षिता? यस हाँ बेटा, क्या हो गया था तुमको? तो ये दोनों कैंसिल होगा, 10 के पावर माइनस 1 बचेगा। ये डेसिमल हटेगा तो 0 जाएगा ऊपर। 8 2 जा 16, 2 5 जा 10। अब ये 10 के पावर माइनस 1 ये ऊपर जाए, 10 के पावर प्लस 1 बन जाएगा, है ना? प्लस सॉरी 50। तो n की वैल्यू 50। ये इंटीजर है या नहीं है? ये इंटीजर है हर्षिता? यस सर। 50 is integer, yes sir. हाँ, तो यस, दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज पॉसिबल। आप सेकंड वाला चेक करो, थर्ड वाला चेक करो, फोर्थ वाला चेक, जल्दी चेक करो, बताओ फटाफट। सेकंड, थर्ड और फोर्थ चेक करके मुझे बताइए। हमें चेक करना है ना सर? हाँ बेटा, आपको चेक करना है सेकंड, थर्ड और फोर्थ।
चेक किया? हर्षिता बताओ सेकंड वाला पॉसिबल है या नहीं? सेकंड वाला अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल है? No. सेकंड पॉसिबल नहीं है? No, sir. हैं? आर यू श्योर? Q is equal to N Yes. into E. N is equal to Q upon E. Q की वैल्यू है सेकंड केस में 3.2 into 10⁻17 upon E की वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻19, है ना? ये डिवाइड होगा तो 10⁻2 बचेगा, डेसिमल हटा तो एक जीरो ऊपर, ये डेसिमल हटा तो एक जीरो नीचे, 16 2 जा 32 या 10 10 कैंसिल, या 10⁻2 ये ऊपर जाएगा 10⁻+2 बनेगा, यानी कि 2 था ऊपर इंटू 100 या 200। क्या 200 इंटीजर नहीं है सर? तो फिर सेकंड वाला पॉसिबल है। यस। थर्ड बताइए। थर्ड बताइए जल्दी से, कम ऑन। Sir, 3/2 not possible. Yes, not possible. Exactly. Good. Good, Harshita. चलो फोर्थ बताइए बेटा। Okay, sir. Possible, sir. पॉसिबल है। Possible. Yes, sir. Yes. Possible. चार आ Four. गए, चार। फोर। गुड, 4 आएगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. चलो अभी लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मैंने बोला कि चार्जिंग करने के कई सारे मेथड्स है, बट व्हाट आर दैट डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया कि बॉडीज को जब आप फिजिकली रब करते हो तो बॉडी चार्ज हो जाती है। अब ये सवाल ये कि क्या सिर्फ वही एक मेथड है, तो आंसर इज नो। इसके अलावा और भी अनेक मेथड्स जिससे हम बॉडी को चार्ज, अपना फोन चार्ज करते हो ना, Yes, sir. तो वो भी तो चार्जिंग ही है। Yes, sir. वो कैसे चार्ज करते हो? एक वायर लेते Transfer. हो, हाँ, ये एक यूएसबी होता है, एक अडेप्टर होता है, यूएसबी को अडेप्टर में लगा के प्लग इन करते हैं, ऑन करते हैं, फोन आपका चार्ज होने लगता है ना? Yes. तो वो बाय यूजिंग कंडक्टिंग वायर, वो चार्ज यूजिंग कंडक्टिंग वायर, तो वो कंडक्शन मेथड हो गया। इस तरीके से और भी एक मेथड बनता है इंडक्शन। तो चार्जिंग के 3 मेथड्स है। द फर्स्ट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। The first method is charging by friction. फ्रिक्शन जो मैंने बताया आपको कि अगर मान लो मेरे पास कोई दो बॉडी है, इस तरीके से एक बॉडी ये है, दूसरा बॉडी जो है वो कोई ये है, इस तरीके से दो कोई भी अनइवन सा बॉडी है, ठीक है। जब इन दोनों बॉडी को हम कांटेक्ट में लाएंगे, रब करेंगे, इनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, तो क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। Yes. और जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मैंने बताया सब कुछ आपको थोड़ी देर पहले। Yes. और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज बॉडी, ठीक है। और Yes. जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसका मास भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन जाएंगे थोड़ा बहुत मास तो लेके जाएंगे। Yes. और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पे उसका मास भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन है चार्ज और मास का। ओके, Yes. दिस इज सिंपल चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। Yes. तो जब हम दो बॉडी को, प्रोसेस क्या हो रहा है, जब हम दो बॉडी को रब कर रहे हैं, जब हम दो बॉडी को रब कर रहे हैं तो हम लोग
और रबिंग के टाइम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। वो काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो रही है? वो काइनेटिक हीट में कन्वर्ट हो रही है। और वो हीट एनर्जी किस में कंज्यूम हो रहा है? वो हीट एनर्जी कंज्यूम हो रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, कहाँ के? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। और वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ मास। ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ मास मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्ज। This is how the body gets charged physically by charging by friction. ठीक है? Yes. The second method is charging by conduction. Second method is charging by conduction. ठीक है बेटा? Yes. देखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन तब होता है जब बॉडीज डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं। The bodies are in direct contact, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, लेट अस सपोज हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है। दोनों बॉडी डायरेक्टली कांटेक्ट में है, दोनों बॉडी एक दूसरे से टच कर रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? मान लेते हैं कोई ये जो बॉडी है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट है। मान लेते हैं बॉडी ए आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, कोई एक चार्ज बॉडी के पास में किसी एक चार्ज्ड बॉडी के साथ में कोई न्यूट्रल बॉडी को रख दो। किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में किसी न्यूट्रल बॉडी को रख दो। जैसे मान लो एक ही टोकरी में अगर कोई एक सड़ा हुआ आलू है और उसी में बाकी आलू अच्छे हैं, तो वो सड़ा वाले के कांटेक्ट में जो जो आलू आएगा सबको खराब कर देगा। Yes. बस वैसे ही कि एक चार्ज बॉडी है, इसके कांटेक्ट में दूसरे न्यूट्रल बॉडी को रख दोगे तो न्यूट्रल बॉडी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ चार्जेस यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे। जब ट्रांसफर हो जाएंगे तो अब दोनों बॉडी को जब आप अलग करोगे, दोनों बॉडी को जब आप सेपरेट करोगे, ये पाओगे कि बॉडी ए भी चार्ज हो गया, बॉडी ए तो चार्ज था ही, बॉडी बी भी चार्ज हो गया। बॉडी ए तो चार्ज था ही, बॉडी बी भी चार्ज हो गया। हाँ, लेकिन ये जरूर होगा कि चार्ज ए पे घट जाएगा, बी पे चार्ज बढ़ जाएगा, ये जरूर होगा। ठीक है, अगर इस सूरत में ऐसा हो कि बॉडीज की शेप, साइज, ठीक है, मटेरियल, if shape size material of both bodies, दोनों बॉडीज का शेप सेम हो, मटेरियल सेम हो, साइज सेम हो, तो ऐसे सूरत में बॉडीज के ऊपर इक्वल चार्ज डेवलप हो जाता है। बॉडीज के ऊपर इक्वल चार्ज डेवलप हो जाएगा। मान लो ये बॉडी ए था, ये कांटेक्ट में आया बॉडी बी के। ठीक है, ये बॉडी ए था, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये बॉडी बी है, ये न्यूट्रल है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? जब दोनों बॉडीज को आप सेपरेट करोगे तो इसके ऊपर चार्ज Q/2, क्योंकि मान लेते हैं इसके ऊपर प्लस Q है, प्लस Q, इसके ऊपर भी Q/2, इसके ऊपर भी Q/2, इक्वल चार्ज दोनों पे आ जाएगा जब बॉडी का शेप, साइज और मटेरियल सेम हो। मान लेते हैं दोनों कॉपर का है, या दोनों मान लेते हैं प्लास्टिक का है। ठीक है, दोनों प्लास्टिक बॉडी है, दोनों का शेप सेम है, दोनों का साइज भी सेम है, दोनों का मटेरियल भी सेम है, दोनों को चिपका के रखोगे, एक चार्ज है एक अनचार्ज है, जब दोनों को थोड़ी देर बाद हटाओगे तो दोनों पे इक्वल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, yes. जो थर्ड मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, देखिए समझिए बेटा, गौर से देखिए। लेट अस सपोज ये एक चार्ज बॉडी है
इसके बिना कांटेक्ट में हमने एक बॉडी को रखा। Yes, sir. देखो इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट कांटेक्ट, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट को इंडक्शन मेथड कहते हैं। ठीक। Yes. तो लेट अस सपोज हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है और इस, अच्छा पिछले टॉपिक में ये हुआ था कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में कि जब दोनों को कांटेक्ट में रखा तो चार्ज फ्लो कर गया, दोनों को कांटेक्ट में रखा तो चार्ज फ्लो कर गया। ठीक है। Yes. यहाँ पे तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है ए, और बी जो है ये न्यूट्रल बॉडी है, कोई चार्ज ही नहीं इसके ऊपर, और बिना टच के भी रखा। तो अब चार्ज कैसे डेवलप होगा वो सुनो बेटा। देखो बॉडी ए जो है वो हेवीली पॉजिटिव चार्ज्ड है, ठीक। Yes. और बॉडी बी के अंदर मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, माइनस चार्ज भी होगा, प्लस भी होगा, माइनस 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 भी होगा, प्लस भी होगा, है ना। माइनस प्लस सभी होंगे, न्यूट्रल बॉडी है इसलिए माइनस भी होगा, प्लस भी होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। No. अब जब बॉडी ए के नजदीक रखेंगे तो बॉडी ए पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा कि बॉडी बी के सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यानी ये क्या करेगा, इसके नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, इसके नेगेटिव को अपनी तरफ, इसके सारे नेगेटिव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, सारे नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। हालांकि चार्ज बाहर तो नहीं निकल सकता, बट अपनी तरफ खींच के एक तरफ अलाइन जरूर कर लेगा। सारे नेगेटिव क्या होंगे, एक तरफ, इसके तरफ अलाइन हो जाएंगे। ठीक है। तो अगला सिनेरियो ये होगा, नेक्स्ट केस सिनेरियो ये होगा कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज था, ये आपका पॉजिटिव चार्ज था, और ये आपका न्यूट्रल बॉडी था, और उस पॉजिटिव के अट्रैक्शन की वजह से बॉडी बी के अंदर एक साइड में पूरा नेगेटिव चार्ज अलाइन हो जाएंगे सारे, और नेगेटिव अगर एक तरफ अलाइन हो जाएंगे तो सिर्फ दूसरी तरफ क्या बचेंगे, पॉजिटिव। Positive. ऐसा ही होगा। इस मेथड को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन, POLARIZATION, पोलराइजेशन। चार्जेस पोलराइज्ड हो गए। क्या हो गए, चार्जेस पोलराइज्ड हो गए। Yes. थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूं मैं। हो गया पोलराइजेशन, ठीक है, गुड। तो ये हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि इस बी के नजदीक, न्यूट्रल बॉडी, हाँ बी के नजदीक, बी के नजदीक एक और न्यूट्रल बॉडी रख देंगे कांटेक्ट में, लेकिन इस पर, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज था और ये जो है न्यूट्रल बॉडी है, अभी भी न्यूट्रल ही है, पोलराइज हो गया बट फिर भी न्यूट्रल ही है, ठीक है। Yes. इसके बगल में बॉडी सी डाल देंगे, वो भी न्यूट्रल, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में रखेंगे। देखो हमें बॉडी बी को चार्ज करना है, हमें बॉडी बी को चार्ज करना है, ध्यान रहे, बॉडी सी को नहीं, बॉडी सी हम सपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बॉडी सी को डायरेक्ट कांटेक्ट में बॉडी ए के साथ रख देंगे, मेक श्योर दैट बॉडी सी न्यूट्रल हो, न्यूट्रल, कंडक्टर भी हो। कंडक्टर होने से क्या मुराद है, कंडक्टर होने से मुराद ये है, मतलब कंडक्टर होने से क्या होगा, उससे ये होगा कि बॉडी चार्जेस कंडक्ट कर लेगा वो अपनी तरफ, ठीक है। हाँ, तो अब इस कंडक्टर के अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों होंगे क्योंकि न्यूट्रल है, तो इस कंडक्टर का नेगेटिव चार्ज जो है वो एक तरफ अलाइन हो जाएगा इसके पॉजिटिव की वजह से। इसका जो पॉजिटिव है ना ये वाला, ये सब इसके नेगेटिव को एक तरफ अलाइन कर देगा और इसका भी पॉजिटिव एक तरफ अलाइन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? नो मैडम कोई दिक्कत नहीं मैडम, ठीक है मैडम। आगे क्या होगा कि इसका जो नेगेटिव है देखो अब इसके पॉजिटिव से अट्रैक्ट होने लगेगा। पहले पोलराइजेशन हुआ,
अब पोलराइजेशन के बाद नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। यहाँ भी क्या हो गया, पोलराइजेशन, POLARIZATIO, ठीक है। इसका नेगेटिव भी पॉजिटिव की तरफ अलाइन होने लगेगा। अब क्या होगा बेटा, बॉडी बी में पहले से एक तरफ माइनस और बॉडी सी वाला माइनस भी चूस लिया है। यस। हाँ, तो जब बॉडी सी से माइनस आ जाएगा तो बॉडी बी का जो प्लस है वो माइनस की तरफ चला जाएगा। सी में बॉडी सी का जो माइनस है वो बॉडी बी में आ गया, तो बॉडी बी का जो प्लस है वो बॉडी सी में चला जाएगा। यस। तो अल्टीमेटली फिर ये होगा मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, मेरे लाल, मेरे पीलों, ये होगा कि आपका जो ए था वो तो पॉजिटिव ही था, जो बी होगा वो बन जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और जो बॉडी सी होगा, जब इसको सेपरेट करोगे बॉडी सी, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ? तो आपका बॉडी ए पहले से पॉजिटिव था, बॉडी बी जिसको हमें चार्ज करना था वो अब नेगेटिव हो गया, और बॉडी सी जिसको चार्ज नहीं करना था वो हमने सपोर्ट के लिए यूज किया था, वो भी हो गया, वो हो गया पॉजिटिव चार्ज। यस। तो हमें बॉडी बी को चार्ज करना था, क्या बॉडी बी हमको चार्ज, बॉडी बी क्या हमको चार्ज होके मिल गया? यस। क्या हमने बॉडी ए के फिजिकल कांटेक्ट में रखा? नहीं, हमने बिना फिजिकल कांटेक्ट के चार्ज कर लिया। समझ में आया? अगर बॉडी ए का बॉडी ए नहीं होता तो पोलराइजेशन होता ही नहीं ना। बॉडी ए नहीं तो शुरू किया पोलराइजेशन, बॉडी ए ने क्या किया, बॉडी बी के माइनस को खींचना शुरू किया, माइनस एक तरफ प्लस एक तरफ कर दिया। जब उसको सी के कांटेक्ट में रखे तो बी ने सी के माइनस को खींचना शुरू कर दिया है। हाँ, तो सारा कहानी का जड़ कौन है? बॉडी ए, जिसके बिना कांटेक्ट के बॉडी बी था। तो इसी प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्शन। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? नहीं आया सर। आया? पक्की बात है? यस सर। ओके सर, नेक्स्ट जो टॉपिक है जहां से मेन सेक्शन ऑफ द चैप्टर शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड एज कूलम्ब्स लॉ। सर वो तो नोट नहीं करना था ना? कौन सा बेटा? ये पीछे वाला? कुछ भी जो पीछे करवाया आपने कुछ भी नोट नहीं किया? नो सर। तो आपको नोट्स कैसे मिलेगा बेटा? ये तो क्लास नोट्स ही है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ। यस सर। आप अभी से मैं नोट कर लेती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मैं फिर से, हाँ मैं फिर से खोल देता हूँ। डन 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 डन। ये रफ है। चलो हो गया, ये भी डन। यस सर। यस सर। डन डन डन। डॉन मत बोल देना बीच में। ये तो मैंने ऐसी एग्जांपल देके आपको मैंने समझाया, एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया। ये चाहो तो आप नोट नहीं भी कर सकते हो। डन सर। डन सर। नेक्स्ट सर। डन सर। डन सर। ये तो मैंने सॉल्व किया है, चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो। डन? यस सर। अच्छा, तुम्हें बोला नहीं ना डन, इसलिए मैं पूछना पड़ा मेरे को। डन? यस सर। ओके। ध्यान रहे कि जब आप नोट करना तो उसी सीक्वेंस में नोट करना जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है ना? यस सर। चलो, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ। मैंने बोला कि जो चार्जेस होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल भी करती हैं और अट्रैक्ट भी करती हैं। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज मेरे पास है
और दूसरा नेगेटिव चार्ज मेरे पास है, तो दे विल अट्रैक्ट इच अदर, है ना? Yes, sir. अगर मैं ये पूछूं कि ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा, तो तुम नहीं बता पाओगे। अब मैं ये पूछूं कि जो फोर्स है, अट्रैक्शन का जो फोर्स है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? एक चीज तो पता है कि चार्जेस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि प्लस होगा या माइनस होगा। अगर दोनों प्लस प्लस होते तो रिपल्शन होता, रिपल्सिव फोर्स लगता, दोनों माइनस माइनस होते तब भी रिपल्सिव लगता। दोनों Yes, sir. ऑपोजिट नेचर के हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो ये अट्रैक्टिव नेचर का है। Yes. तो ये जो Distance कूलम्स लॉ and है ना, size. हाँ, ये जो कूलम्स लॉ है ना, ये कूलम्स लॉ यही बताता है कि दो चार्जेस कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, पहली बात। दूसरी बात फिर ये बताता है कि वो जो फोर्स है वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा। इन चीजों का मतलब है कि वो जो फोर्स है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, चार्जेस के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ जो है चार्जेस के बीच में फोर्स को तो जरूर बताता है, लेकिन वो चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, तभी कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट। अब पॉइंट चार्जेस का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि चार्जेस बहुत छोटे हो, डॉट के बराबर हो तो पॉइंट कहेंगे, ऐसा नहीं है। पॉइंट चार्जेस का यहाँ पे दो सेंस है। पहला सेंस ये है कि अगर चार्जेस बहुत छोटे हों तब हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। Distance. इफ द चार्जेस आर सो स्मॉल तो तब उनको हम पॉइंट चार्जेस कहेंगे। दूसरा जो सेंस है वो ये है, Physically very far. हाँ, इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी फार, अगर चार्जेस बड़े हैं बट बहुत दूर रखे हैं तो तब भी उनको हम पॉइंट चार्ज ही कंसिडर करेंगे, राइट? जैसे मान लो इंडिया का मैप जब आप देखते हो तो मैप में जो सिटीज होती हैं, स्टेट नहीं सिटीज होती हैं, उनको एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। Yes. हालांकि दिल्ली बहुत बड़ी शहर है, बहुत बड़ा एक वैसे तो टेरिटरी है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा शहर है, ठीक, लेकिन जो मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली को एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो मैप है वो एक छोटे से एरिया में हम दिखाते हैं मैप को, एक बड़े से एरिया को, ठीक है। तो एक बड़ा सा दिल्ली एक बहुत छोटा पॉइंट बन गया, बड़ा सा दिल्ली छोटा सा पॉइंट बन गया। वैसे ही कि दो बड़ी बड़ी बॉडीज भी पॉइंट हो सकती हैं अगर बहुत दूर रखी जाएं तो, Yes. ठीक है। हाँ, इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी फार, तो दोनों ही सूरतों में बॉडी को हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। Charges are प्लेस्ड वेरी फार, very far. वेरी फार, बहुत दूर रख देंगे तब भी उनको पॉइंट चार्ज ही कहेंगे, ठीक है। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? Two charges are हाँ, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट ये है, directly proportional to product of a charge. that it states that Electrostatics. the electrostatic force of interaction, the electrostatic force Force of attraction. इंटरैक्शन, अट्रैक्शन लिखेंगे तो रिपल्शन वाला नहीं आ पाएगा, between तो two charge. हाँ, इंटरैक्शन लिखने से अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों हो गया। The Yes. electrostatic force of interaction between Two charges is directly proportional to two charges is directly proportional to
Europe. The product to the of a source. product of the charges Proportional to. and inversely proportional. आप लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो पढ़े होंगे क्लास 9th में भी और 11th में भी. To the उस squares लॉ of से distance between them. उस लॉ से इस लॉ को मैच कराना, क्या सिमिलरिटी बताना. And inversely proportional to the square of the distance between them. Square of the distance between them. Between मेरे पास अगर दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू यहाँ पे, दूसरा भी मान लेते हैं प्लस क्यू, ठीक है, और दोनों के बीच में सेपरेशन मान लेते हैं ये समथिंग मान लेते हैं आर है, ठीक है. अगर दोनों प्लस है तो इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा. मान लेते हैं ये चार्ज नंबर 1 है, ये चार्ज नंबर 2 है, ठीक है. तो क्या होगा, या फिर एक काम करो ना, इसको आप लिख दो Q1, इसको आप लिख दो Q2, ठीक है. ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो रिपल्शन होगा. दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. डायरेक्शन के साथ देख रहे हैं तो हम लोग वेक्टर साइन दिखाएंगे. एक बात फॉर श्योर है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बट दे विल बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन. कोई शक तो नहीं है, पहली बात. दूसरी बात ये कि दोनों फोर्सेस हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, जो चार्जेस की लाइन ज्वाइन हो रही है, ये आर जिसको मैंने दिखाया है, इसी आर के लाइन पे होगा, आगे या पीछे. लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ठीक है. यस. ओके. दूसरी बात, तीसरी बात देखो, एज पर द स्टेटमेंट लिखा है कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2. अच्छा, एक और देखो, F12 F21 दोनों इक्वल हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है. तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि F12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड, और दोनों के मैग्नीट्यूड को मैं F कह लेता हूँ. क्या कह लेता हूँ? F. मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा. Yes. So this F is proportional to Q1 and Q2, product of Q1 and Q2, and this F is inversely proportional to the square of the distance between them. If you combine them, you will get F is proportional to Q1 Q1 R square and upon F R square is equal to K Q1 Q2 upon R square. आपको याद होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F is equal to gm1 m2 by R square. याद है? Yes. तो जैसे वहां पे G था, यहाँ पे K है, जैसे वहां पे G था, यहाँ पे K है. कोई दिक्कत? No. ये जो K है, दिस K इज इक्वल टू द 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है. एंड दिस K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. जैसे वहां पे कैपिटल G था ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वैसे यहाँ पे K है. और ये जो 9 into 10 to the power 9 है, ये फ्री एयर में है, फ्री स्पेस में या एयर में, ठीक है. और दिस K डिपेंड्स अपॉन मीडियम, दिस K डिपेंड्स अपॉन मीडियम. आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी डेरिवेशन हम लोग और नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वेक्टर फॉर्म, ठीक है. यस. दैट्स ऑल फॉर नाउ. नोट कर लिया? तो कूलम्स लॉ के पास से हाँ दिखा दूं, ये नोट करना है आपको, यहाँ पे ये वाला कूलम्स लॉ. हाँ, ये स्टेटमेंट. यस सर. करिए नोट. डन. Yes, sir. डन.